सबसे पहले तो हम लोग 3n फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे an का हम लोग को फॉर्मेट दिया हुआ है, an का फॉर्मेट ये है 3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम वैसे 3n इक्वल्स टू 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n। क्लियर। अब इसका एक्सपेंशन लिखना है भाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा क्या, थ्री का टेबल आएगा, सीधी सी बात है। अब अभी मैंने पहले वाले ये वाले प्रूफ में क्या बोला था कि कोई सा भी एक एलिमेंट, कोई सा भी जनरल एलिमेंट मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, कोई सा भी जनरल एलिमेंट किन्हीं दो सेट्स को बिलोंग कर रहा है, किन्हीं दो सेट्स को बिलोंग कर रहा है और ऑल वैल्यूज ऑफ x जो भी उस सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहेगा। तब के केस में बड़ा सेट जो रहता है वो छोटे वाले सेट का सुपर सेट बन जाता है, या फिर छोटा सेट जो है ये बड़े वाले सेट का सबसेट बन जाता है, जो भी अभी। चलो भाई ठीक है, तो आगे जो है ये हम लोग का टॉपिक, इसमें हम लोग को मैथ से मतलब इसी चैप्टर से सेट से रिलेटेड कुछ लॉज देखने हैं। क्लियर। कुछ लॉज देखने वाले रहेंगे जिनको कि यूज करके तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो इस हिसाब से सबसे पहले तो आज हेडिंग ही लगा लो, लॉज। तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लॉज देखेंगे। जैसे अगर पहले लॉ की बात करो तो इसका मैं पहले लिखता हूं यहां, आइडेम्पोटेंट। ये होता है आइडेम्पोटेंट। क्लियर। इस लॉ को बोला जाता है आइडेम्पोटेंट। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले लॉ के हिसाब से तुमको किसी भी सेट का खुद के साथ में यूनियन और खुद के साथ में इंटरसेक्शन का रिजल्ट देखना है। तो इसके बेसिकली दो क्या बोलना चाहिए लॉज हो जाएंगे। सबसे पहले में आएगा ये ए यूनियन ए। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए कोई सा भी एक सेट होगा तो ए यूनियन ए निकालोगे तो भाई ए ही आने वाला होता है। क्लियर। और दूसरा सेम ए इंटरसेक्शन ए, इसके लिए भी तुम्हारा जो वैल्यू रहेगा ये ए आने वाला होगा। मतलब किसी भी सेट का खुद से ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो वही सेट आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर। अब ध्यान देना, इसके बाद अभी जो हम लोग लॉ देखेंगे उसमें और इसमें थोड़ा सा तुम्हारा नाम से कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर। इसमें भी आंसर वही आता है जो कि सेट होने वाला होगा। और दूसरा जो लॉ हम लोग यहां पे देखेंगे वो है आइडेंटिटी लॉ। सेकंड जो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। अब ध्यान देना, आंसर या फिर रिजल्ट जो होगा दोनों ही लॉज में वही आता है जो हम लोग सेट लिए हुए रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन जो रहता है ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ऊपर में हम लोगों ने ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए निकाला हुआ है, यहां पे हम लोग देखेंगे भाई कि ए के साथ ऐसा और कौन सा सेट होता है जिसको कि इसके साथ में ऑपरेट किया जाए तो भाई उसका आंसर फिर ए आना चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए आ जाएगा ए और यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव। तो ए यूनियन फाइव अगर लेकर के चलते हो इसका आंसर जो रहेगा तुम्हारा ए ही आने वाला होगा। ठीक। वहीं इसका जो सेकंड लॉ है उसमें ये बोल रहा है कि एक और चीज ऐसा तुमको ढूंढना है जो, ये तो हम लोगों ने यूनियन के साथ ले लिया, अब इंटरसेक्शन के साथ एक ऐसा सेट जो ए के साथ इंटरसेक्शन में वैल्यू प्रोवाइड करे ए। क्लियर। तो सोचो भाई, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है कि ए के साथ ऐसा कौन सा सेट होगा जिसके साथ ये इंटरसेक्शन में ए ही देने वाला होगा। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाइव अगर करेंगे तो उसका वैल्यू 5 आएगा। क्लियर। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट अगर लेते हैं, अगर हम लोग एक देखना भाई यू और ये फिर यूनियन में डिफरेंस देख लेना। क्लियर। अगर एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो यहां पे इसको हम लोग बोलेंगे भाई यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया ये। यूनिवर्सल सेट के साथ में ए का इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो उसका वैल्यू ए ही आने वाला होता है। क्लियर। तो ये भाई दो लॉज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड लॉ पे चलें। देखो क्लास 6-7 में ही मैथ्स का जो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से तुमको नंबर सिस्टम के बारे में देखना होता है, और सारे के सारे चैप्टर्स के पहले में ही तुमको बेसिकली चार लॉज दिए ही रहते हैं। 6 से लेकर के 8 तक का, 9 तक का, इवन 10 तक का बुक निकाल करके देख लो, सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग में तुमको 4 लॉज गिवन होंगे ही होंगे। ठीक है। वो हो जाते हैं सबसे पहले में, एक तो एक्चुअली में वो प्रॉपर्टीज है। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है ये? एक हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, एक हो जाएगा तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज होते हैं।
इनमें से तुमको हर जगह पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए भले ही ना मिले, लेकिन बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज रहते हैं ये सभी जगह रहते हैं। हर एक नंबर सिस्टम में तुमको ये 3 प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो हमको भी इसमें से चारों प्रॉपर्टीज को डील नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज डील करने हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखेंगे भाई कि दो सेट जो रहते हैं ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते। क्लियर? तो चलो भाई पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे इसमें से सबसे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट्स। तो इसमें अगर दो सेट्स लेकर के चलेंगे, ए मान लो यूनियन लिए, ए यूनियन बी लिए, तो भाई कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर उनको इंटरचेंज भी करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे ए यूनियन बी लिए हुए तो ये हो जाना चाहिए बी यूनियन ए के इक्वल, और सेकंड नंबर पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल हो जाना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है? तो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। अभी लॉ लिखते हुए चलो सीधा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? इनमें दो किन्हीं भी डिफरेंट सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ जो है ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएगा थर्ड, फोर्थ नंबर, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में पहले नंबर पे जैसे देखेंगे एक तो यूनियन का देखेंगे, दूसरा इंटरसेक्शन का। अगर कोई 3 सेट्स दिए हुए रहते हैं तब के केस में ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा भाई ए यूनियन बी और यूनियन सी। क्लियर? ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोग बस ब्रैकेट को चेंज करते हैं। और ब्रैकेट चेंज करने का मतलब ये है कि ब्रैकेट जहां पे पहले लगा हुआ रहेगा उसको तुमको पहले सॉल्व करना है। क्लियर? यहां पे पहले बी यूनियन सी निकालोगे, बाद में ए यूनियन निकालोगे, और यहां पे पहले ए यूनियन बी निकालोगे, बाद में उसको यूनियन सी निकालना है फिर। क्लियर? इसी का तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड एक आ जाएगा इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भाई ए इंटरसेक्शन बी और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 2 3 4 प्रॉपर्टीज है, 4 लॉस समझ लो एसोसिएटिव लॉ। इसमें और डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों में डिफरेंस होता है। अभी इसको क्योंकि ये दिखता उसी जैसे है, ठीक, लॉ जो रहता है ये दिखता वैसे ही है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेट वैसे ही होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन का ही बस खेल होता है इन दोनों में। तो दोनों लॉज में कंफ्यूज मत होना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर? और एसोसिएटिव बोलने का मतलब हो जाएगा कि ये जो ब्रैकेट है ये किसके किसके साथ में जुड़ करके वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? तो भाई यहां से हम लोग नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? तो इसमें हम लोग को दो चीजें देखना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरा देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भी सेम वैसे ही दो लॉज आ जाएंगे। इसमें से एक हो जाएगा भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये आ जाएगा सबसे पहले ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर? अब इसी का सेकंड नंबर देखेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ली तब के केस में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आ जाएगा भाई ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन सी। तो इस हिसाब से ये लॉ हो जाएंगे तुम्हारे दो डिस्ट्रीब्यूटिव के। याद रखना एसोसिएटिव में सारे जो थे वो या तो यूनियन थे या इंटरसेक्शन थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन के ही कॉम्बिनेशन से तुमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? ठीक है? चलो भाई, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे इतने लॉ। एक आखिरी लॉ यहां से देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आज के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर तुम्हारा एक क्लास और जाएगा ये चैप्टर। मैं इस वाले चैप्टर से तुमको एडवांस क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता। क्लियर? क्योंकि भाई उसका बहुत ज्यादा मतलब होगा नहीं, और इसके जो एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे ये हम लोग को आगे वाले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझने में ही समझ में आ जाएगा भाई कि इसका जो एडवांस क्वेश्चन रहेगा वो कैसे बनने वाला होगा।
क्लियर। यहां से हमको बेसिक एलिमेंट्स ही उठाने हैं ताकि आगे के चैप्टर्स में हम लोग उसका यूज कर पाए। ठीक है, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बाकी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, इसके बिना आगे सॉल्व हो पाना ही इम्पॉसिबल ही समझ लो। क्लियर। नेक्स्ट, इस आज का लास्ट लॉ हो जाएगा यहां से डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन्स के लिए भी यहां से दो लॉज आने वाले रहेंगे। एक तो पहले में आ जाएगा ए, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ये आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड इस पे आ जाएगा भाई, इसी को बस रिवर्स मतलब कि ऑपरेशन चेंज कर दो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा सेम हो गया, वेट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज हो जाते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। पहले तो स्कूल एग्जाम्स वगैरह में भी इसका प्रूफ पूछा जाता था, बट अब उतने उतने ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम लोग को डिमॉर्गन्स लॉ जो है इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है सीधा। क्लियर, तो अब तुमको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें कि तुम ये सारे लॉज अप्लाई कर पाओ। अब पहले आज के लिए ये जहां तक का टॉपिक या फॉर्मूले हुए हैं या लॉज हुए हैं, इनके क्वेश्चन पहले आज देखो। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ पहले से ही आ गया। ठीक, तो कल हम मतलब कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, यही था वो डिमॉर्गन्स लॉ, बस यहाँ पे तुमको वेरीफाई करने के लिए दिया। ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये यहाँ पे स्पेसिफिक नेम के बेसिस पे नहीं दिया हुआ है। क्लियर, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ ये पहले उसका तो एक फॉर्मूले को तुमको प्रूफ करने के लिए दे दिया किसी किन्हीं सेट्स के बेसिस पे। अब जैसे डिमॉर्गन्स लॉ जो रहता है इसको बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ये फॉर्मूला है एक तरीके से समझ लो। क्लियर है, चलो भाई ठीक। तो आज के लिए हम लोग का क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला रहेगा वो यहां से होगा। पहले एक बार क्वेश्चन रीडिंग मारो जल्दी। बोल रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2 गिव्स, एक और सेट है। ठीक है, तो बताओ भाई ए का जो स्मॉलेस्ट सेट बनने वाला रहेगा वो क्या होगा। कोशिश नहीं आ रहा है दिमाग में, चलो तो इसका जो स्मॉलेस्ट सेट बन करके आएगा भाई, सीधी सी बात है, ए इक्वल्स टू, पहले तो ये वाले का हटा दो जो भी है, यहाँ पे क्या है ये 1 2 है, 1 2 निकाल दोगे तो बचेगा क्या 3 5 और 9। अब इसके साथ में ले लो यूनियन में उसको, तो भाई वही सारे एलिमेंट्स में आएंगे। अब ए को इससे छोटा नहीं बना सकते, अगर यहाँ का अगर एक भी एलिमेंट निकाल ले, हाँ तो फिर ये जो गिवन आंसर है मतलब कि जो भी आंसर दिया हुआ है यहाँ पे वो सेट ला पाना फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक सेट ऑलरेडी गिवन है जिसमें 1 और 2 है, और साथ ही साथ में ऑपरेशन में यूनियन भी दे दिया है। क्लियर, होंगे इसके बहुत सारे सेट्स पॉसिबल, मतलब कि दो सेट्स और भी बहुत सारे सेट्स पॉसिबल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 भी लिख देते हो तो भी वो पॉसिबल है, बट उसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे ज्यादा हो जाएंगे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड स्मॉलेस्ट सेट। क्लियर, तो भाई ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बस इतना ही था, वन लाइनर ही है, बहुत ज्यादा कुछ हैवी था नहीं। नेक्स्ट, ठीक, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार पढ़ो, है बहुत ही इजी। बोल रहा है कि ए इफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो एन लिखा है मतलब नेचुरल नंबर, सच दैट ए एन इक्वल्स टू ए एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, डिस्क्राइब दिस सेट 3n इंटरसेक्शन 7।
क्वेश्चन कुछ समझ में आया? क्वेश्चन कुछ समझ में आया? हाँ, तो क्वेश्चन समझ में अगर आ गया भाई तो हम लोगों को उस स्टेप तक पहुंचना है। आया समझ में? उस स्टेप तक पहुंचना है। अब जैसे सबसे पहले तो हम लोग 3n फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे an का हम लोग को फॉर्मेट दिया हुआ है। an का फॉर्मेट ये है 3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम वैसे 3n इक्वल्स टू 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n। क्लियर? अब इसका एक्सपेंशन लिखना है भाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा क्या, 3 का टेबल आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 3x लिया हुआ है तो 3 का टेबल आ जाएगा, 3 6 9, ये जाएगा कंटिन्यू आगे इंफिनिटिव तक। नेचुरल नंबर दिया है तो वो आगे कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट 7n निकाल लेते हैं, तो 7n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा भाई 7x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 7 14 21 28 और ये जाएगा आगे। इतना समझ में आ गया? बस जो ऑपरेशन लिखा हुआ है भाई वो ऑपरेशन निकाल दो, सीधी सी बात है। क्या लिखा हुआ है, 3n इंटरसेक्शन 7n। ठीक, अब जब इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालोगे तो तुम्हारे वही सारे नंबर आएंगे जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं। क्लियर? जैसे 21 42, क्लियर, ये सारे नंबर्स आने वाले रहेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 21 42 और ये आगे जाने वाला होगा। इसको लिखने का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x such that x belongs to नेचुरल नंबर। क्लियर? क्लियर? तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे भाई, ये तो ये हो गया, अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यहां से ये आया, यहां से क्या आ जाएगा ये। क्लियर? तो 3n इंटरसेक्शन 7 है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर यहां से 21n। ठीक है, तो इस टाइप से इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे बनने वाले हैं। क्लियर? चलो भाई, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो जल्दी नोट डाउन कर लो। जिसके पास आरडी शर्मा है वो क्वेश्चंस वगैरह लिखना मत बिल्कुल भी, और इवन जिसके पास नहीं भी है वो भी क्वेश्चंस नहीं लिखना, क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तुम्हारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आ जाएंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और मे भी कल ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है भाई, यहां पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चंस हैं टोटल। क्लियर? 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे टोटल। अच्छा, यहाँ पे तुमको 6 क्वेश्चंस में से एक बार देखो तो कौन से क्वेश्चन में कुछ नया या कुछ अटपटा दिख रहा होगा। लास्ट वाले में ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे। क्लियर? इसके बारे में हम लोगों ने एक्चुअली में पढ़ा हुआ है, बट मैं वहां पे मे भी तुमको मेंशन ना करवाया हूं। क्लियर? जब हम लोगों ने देखा हुआ था भाई कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई से भी दो सेट्स हैं ए एंड बी, कोई से भी दो सेट्स हैं, अगर इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो मैंने तुमको बताया हुआ था वहां से ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो है ये ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्लियर? और ये सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए, और ये ट्राइंगल का साइन आ जाएगा और यहां से आ जाएगा भाई ये बी। क्लियर? तो ये तुमको रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया गया था, मे भी पिछले वाले टॉपिक में जब इसको कवर करवाए थे, मैंने सिर्फ इतने के बारे में बताया था, क्योंकि हम लोग साथ ही साथ में वहां पे वेन डायग्राम भी देखते हुए चल रहे थे। वेन डायग्राम्स को कराने के टाइम पे मे भी मैंने ट्रायंगल लिखना भूल गया। ठीक है, तो अभी इसको एक बार लिख लो भाई, वहीं पे जाकर के लिख लो, या फिर इसको अभी जो कंटिन्यू किए हुए हो यहीं पे लिख लो तो भी चल जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये वर्ड में भी लिखना चाहो तो एक बार लिख लिया करो। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो अब इसको हम लोगों को मतलब कि वहां पे जो दिया हुआ है उसको अब हम लोग को इस तरीके से एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसमें से मैं, चलो भाई 6 क्वेश्चन है, 3 यहीं पे उड़ाते हैं और बाकी 3 जो रहेंगे ये तुम्हारे होमवर्क पे चले जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन भी बनाएंगे साथ में यहीं पे। क्लियर? चलो, सेकंड, फोर्थ और 6 नंबर बनाते हैं, क्योंकि इधर वाले लगभग लगभग सिमिलर ही है। क्लियर? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पहले उड़ाएंगे भाई।
देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी इक्वल्स टू, यहां से हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। बोलने का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्लियर? बी और ये बी, वेट, और ये आ जाएगा भाई फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको तुमको प्रूफ करने के लिए एलएचएस आरएचएस सेपरेटली लेकर के बनाना है, और दोनों में बताना है भाई कि जो सेट आ रहा होगा फाइनल वो तुम्हारा दोनों साइड का इक्वल है। क्लियर है? चलो तो इसको एक बार फटाफट सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे एलएचएस। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर? तो बी यूनियन सी का वैल्यू यहां से कितना आएगा? तो पहले सेट से लिख देते हैं। ए क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 3 5 6, और ये इसका यूनियन है। फिर आ जाएगा क्या चीज? 4 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, ये आ गया। अब इसको पहले पहले तो ब्रैकेट को उड़ाया जाएगा, तो यहां पे आएगा क्या? ये 2 3 5 6 और यूनियन 4 5 6 7, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? 5 और 6। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6 7। क्या आ जाएगा यहां से? इंटरसेक्शन ऑफ 2 3 4 5 6 7। क्लियर? और इंटरसेक्शन किसके साथ में है ये? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। देख लो भाई कॉमन क्या क्या है। अब 1 कॉमन आ गया, सॉरी 1 तो है ही नहीं, 2 कॉमन आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो आएगा क्या? ये 2 3 4 और 5। ये आ गया हम लोग का एलएचएस। अच्छा इधर निकाल दिए, ज्यादा फैल गया। चलो आरएचएस इधर ही बना लेते हैं। आरएचएस, तो आरएचएस साइड में क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वैल्यू लिखते हुए चले। ए का वैल्यू 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये आ गया। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 3 5 6, 2 3 5 6। यूनियन सेकंड वैल्यू, ए का वैल्यू 1 2 4 5, 1 2 4 5, और इसके साथ में इंटरसेक्शन ऑफ सी, सी का वैल्यू 4 5 6 7, 4 5 6 7। क्लियर? अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? कॉमन क्या क्या है? एक तो 2 आ गया, 4 तो है ही नहीं, एक 5 आ गया, तो आएगा क्या यहाँ पे? 4 और 5। क्लियर? और कोई एलिमेंट है क्या कॉमन? नहीं है। हाँ अच्छा 2 और 5 है, वेट, 2 और 5, 4 5 नहीं, 2 5, 2 और 5। उसके बाद यूनियन, और इधर से कॉमन क्या मिल जाएगा? एक तो 4 है, 5 है, तो 3 कहां गया भाई? कुछ मिस्टेक लिखे हैं क्या? 1 2 4 5, 2 3 5 6, और फिर 4 5 6 7, ठीक तो है इधर में। थ्री नहीं है, ठीक, इसी वजह से ये गलत आ रहा था। यहां पे ये 3 एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड कर दिया, हालांकि फाइनल वाले में तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या आएगा? ये 1 2 4 है, 1 2 और ये 4 आ गया, 1 2 और ये 4 आ गया। इसके बाद अब इनके में से निकालना था इंटरसेक्शन। अब देख लो भाई 4 और 5 तो कॉमन हो गया, एक और बचा हुआ है 2, तो 3 यहां से हटा हुआ है, और वही हम लोग का नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएंगे? 2 4 और 5 हो गया, दोनों साइड इक्वल। क्लियर है? दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इस हिसाब से भाई तुम लोग को एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करके तुमको प्रूफ करने हैं सारे क्वेश्चन, तो इजी है। क्लियर? बट ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है, हड़बड़ी के चक्कर में जो
एलिमेंट्स होते हैं छूट जाते हैं। हालांकि यहाँ पे तुम लोग को प्रूफ करना है तो वैसे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा भाई कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं होगा तो जाहिर सी बात फिर से एक बार रीचेक करोगे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जैसे अभी हम लोगों ने किया। क्लियर? तो इस बेसिस पे इसमें डरने वाली बात है नहीं कि यहाँ पे कुछ एक आध एलिमेंट छूट जाएगा तो भी तुम्हारा काम यहाँ पे चल जाएगा प्रूफ वाले क्वेश्चन में, बट जो आंसर निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ध्यान देना। क्लियर? चलो भाई इसको जल्दी नोट डाउन करो। डन, गुड। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब फोर्थ सॉल्व करने के लिए करना क्या है, ध्यान देना जितने, ठीक है। तो यहां से जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रूफ करना है यहां से ए माइनस बी और इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, चलो एलएचएस लेकर के सॉल्व करें। इधर क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है यहां से 1 2 4 5, फिर माइनस बी और यूनियन सी, बी का वैल्यू कितना गिवन है 2 3 5 6, 2 3 5 6, और यूनियन यहां से सी का वैल्यू, सी हो जाएगा 4 5 6 7, 4 5 6 7। क्लियर? बस सारे वैल्यूज फटाफट निकाल देते हैं यहां से, 1 2 4 5 माइनस इनके वैल्यूज क्या हो जाएंगे, यूनियन बोल रहा है तो 2 3 4 5 6 7 6 7। क्लियर? अब ये है ए और ये माइनस आया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। क्लियर? क्या आएगा माइनस करेंगे 1 2 4 5। चलो भाई ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, हुआ मिस्टेक। चलो तो ए माइनस मतलब कि इसमें से अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ए के उन सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो बी में भी है। ठीक है, तो ए के कौन कौन से एलिमेंट्स, एक तो 2 वहां पे है भाई, एक 4 है वहां पे, एक 5 भी है, तो बचेगा क्या यहां से सिर्फ 1, यही आएगा। क्लियर? बस सेकंड साइड उधर दिया हुआ है, सबसे पहले मैं ए माइनस बी, तो पहले ए निकाल लो भाई, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 2 4 5, 1 2 4 5 माइनस बी का वैल्यू 2 3 5 6, 2 3 5 6, इंटरसेक्शन ए 1 2 4 5 माइनस सी 4 5 6 7, 4 5 6 7। ठीक, अब इसमें से जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो भाई सेकंड वाले सेट में 2 प्रेजेंट है 2 जाएगा, 5 प्रेजेंट है 5 भी जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 और 4। ठीक, और इंटरसेक्शन तो यहां से क्या आ जाएगा, एक तो 1 1 यहां नहीं है, 2 नहीं है, 4 और 5 ये दोनों है, तो ये दोनों हटेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 1 और 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 ही आने वाला होगा। ठीक है, तो यहां से ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया और ये भी तुम्हारा हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर? चलो तो ये तो नोट डाउन और नहीं करना पड़ना चाहिए, या नोट डाउन करना है, हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन सीधा। सिक्स में बोल क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन यह आ जाएगा बी और सिमेट्रिक डिफरेंस सी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड सी आया है। ठीक, तो पहले इधर को सॉल्व कर लेते हैं फिर उधर देखेंगे, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। तो ये आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू 1 2 4 5, फिर इंटरसेक्शन ये आ जाएगा बी माइनस सी। तो एक काम करते हैं, सीधा वहां से माइनस करके लिखते हैं, कितना है इसको बार बार लिखा जाएगा। बी माइनस सी अगर करेंगे यहां से तो भाई 5 और 6 दोनों हटने वाले हैं, 2 और 3 बचेगा। क्लियर? तो यहां पे आ गया भाई ये 2 3 और यूनियन सी माइनस बी, उसमें से इसमें माइनस करना है, तो 5 गया 6 गया, 4 और 7 बचा हुआ है, तो यहां से आ जाएगा ये 4 और
7। क्लियर। अब इनका यूनियन ये आ जाएगा 1 2 4 5 इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा इनका यूनियन 2 3 4 7। अब इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, एक तो 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है भाई, तो ये हो जाएगा 2 और 4। बस सेकंड साइड यहां से निकालेंगे फिर। अब इतना फिर ये और ये दिया हुआ है, तो इसको पहले एक्सपेंड करोगे। इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। ये पूरा सेट मान लो ए, ये पूरा सेट मान लो बी। क्लियर। तब के केस में इसको एक्सपेंड करने से आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। और साथ साथ यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। अब सीधा वैल्यू वहां से इंटरसेक्शन निकाल करके यहां पे पुट करते हुए चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, एक तो 2 है और 5 है। क्लियर। तो यहां से आ जाएगा भाई 2 और 5 माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में 4 और 5, तो यह आ जाएगा 4 और 5 यूनियन इधर से ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में से 4 और 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 2 और 5। ठीक। इसमें से क्या आ जाएगा आंसर इसका 2, क्योंकि इसमें से 5 प्रेजेंट है और 4 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है भाई। नेक्स्ट यूनियन ऑफ 4, 5 तो उधर प्रेजेंट है, तो ये कितना आ गया 2 4 आया है क्या उधर। ठीक है भाई, आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, गुड। ठीक, ठीक है भाई, चलो तो आगे का क्वेश्चन देखा जाए। अब बाकी 3 क्वेश्चन थोड़ा सा घर में ट्राई करना है, कुछ हैवी नहीं वहां पे, बस ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले बनाए हैं क्या, कोई डिमॉर्गन लॉ का ही है। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं, वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, डिफरेंस है। ठीक, इसमें ये 2 3 5 7 9 दिया हुआ है। चलो भाई एक बार और ही सॉल्व कर देते हैं, इसमें से पहले नंबर को उड़ाया जाए। ठीक, सेकंड नंबर फिर बना लेना, वही बनाना है तुमको। यूनियन और इंटरसेक्शन का ही सारा खेल है, शॉर्ट में निपटाएंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, ए यूनियन बी 2 3 5 7 9। ए यूनियन बी बोलने का मतलब ये हो जाएगा 2 3 5 7 और 9, और इसका फिर निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये 2 गया, 3 गया, 5 गया, 7 भाई बचा गया, हाँ कुछ बचा नहीं है ना, तो भाई यहाँ पे 5 बचा हुआ है सीधा सीधा। क्लियर, दोनों में कॉमन कुछ है ये नहीं, मतलब कि उसका और दूसरा कुछ है ही नहीं, यू जो आया हुआ है वो उनका यूनियन ही है। ठीक, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन भी पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा LHS RHS। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 3 7 दिया हुआ है, 3 7 का 2 5 9। क्लियर, और यहां से फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 3 और बस 3 ही है क्या, दो, हाँ सिर्फ 3 आएगा। ठीक, अब दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉमन ना होने की वजह से ये भी क्या आ जाएगा 5। क्लियर, तो इस टाइप से तुम्हारा ये डिमॉर्गन लॉ भी है, इस गिवन सेट्स के हिसाब से प्रूफ हो गया।
तो सेकंड वाला देख लेना भाई, अब तो बन जाना चाहिए। इस चैप्टर में वैसे कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, जिन मतलब कि बहुत सारी चीजें तो तुमको पहली बार सुनने के लिए देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन एक बार उस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद ऐसा कुछ उसमें बचता ही नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक, भले ही तुम हड़बड़ी में एक आध दो एलिमेंट्स लिखना भूल जाओ, या हड़बड़ी के चक्कर में कुछ एक आध छूट करके तुम्हारा आंसर गलत आ जाए, वो बात अलग है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इसमें ऐसा कोई भी हैवी चीज तुमको नहीं देखना है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए गिवन है, बी गिवन है, एंड एन इज द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, क्लियर। अगर उनको थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं सॉल्व करोगे तो भाई एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और साथ ही साथ में तुम फाइनल आंसर तक भी नहीं पहुंच पाओगे, क्लियर। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान देना। हालांकि जितने भी लोग, अच्छा नहीं आया है, ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ट्राई किया हुआ है, जो भी आंसर आया हुआ है, ठीक, उसमें सारे सेट्स लेकर के बनाए हुए रहोगे, क्लियर है। तो हम लोग उतना तामझाम नहीं करने वाले। तो पहले देखेंगे इस पे भाई कि इसको शॉर्टकट से कैसे निपटा है, फिर जो तरीका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो सकता है उसको भी एक बार डील करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और ये हो जाएगा यूनियन बी, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में वैल्यू 5 आता है, तब के केस में ये चला जाएगा 5, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन, ये आ जाएगा भाई 5। अब ए यूनियन 5 का वैल्यू निकालोगे तो ए ही आने वाला होगा। ए यूनियन 5 का वैल्यू आइडेम्पोटेंट के बाद हम लोगों ने जो आइडेंटिटी देखा हुआ था, ए और ये 5 है, क्लियर। तो 5 मतलब तो नल सेट हो गया ना, दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए ही आने वाला होगा। तो यहां से भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए निकाले इक्वल्स, ये तो 0, ये तो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए ये कौन सा वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 5 नहीं, अगर इंटरसेक्शन होता तब यूनिवर्सल सेट देगा, सीधी सी बात, क्लियर। वहां पे एन दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। हाँ, 1 से इंफिनिटिव, 1 से इंफिनिटिव आएगा, क्लियर। तो ऐसे ही निकाला था क्या, मतलब कि उसका वैल्यू रख रख करके, वैल्यू रखने से भी वो एन ही आएगा, क्लियर, एन ही आएगा। क्योंकि यहां से जब हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे भाई तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन माइनस एन माइनस ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 3 5 7, ये 18 कितना है 17 तक, बीच में 9 छूटा हुआ है ना, मैं जबरदस्ती यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हूँ, ठीक है, बीच में 9 छूटा है, ये सही तरीका नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे ऐसे तुमको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये वैल्यू आएगा, अब जहां पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ वहां पे ये पूरा वैल्यू लाकर रखना है, क्लियर। सेम वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट, सेम वैसे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी लिखना पड़ेगा भाई, क्लियर है। तो वहां से सारे के सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और फाइनली तुम्हारा बचने वाला रहेगा एन, ठीक, नेचुरल नंबर का सेट। चलो ठीक है, तो बन जाएगा, ये लिखना थोड़ी है और कुछ नहीं, चलो भाई ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये थोड़े से बिना सेट का वैल्यू दिए हुए तुमको प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पे किसी में भी तुम्हारे सेट्स के एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल हो जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से तो हम लोग को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आज थोड़े से हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कल इसी के थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के मिसलेनियस वाले चैप्टर में देखने के लिए मिलने वाला हो, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो पहले नंबर पे दे रहा है यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ सॉरी बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी।
बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? अब जैसे इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हम लोग को कुछ एज्यूम करना पड़ता है, कुछ एजम्पशन लेते हुए चलेंगे हम लोग। तो पहले नंबर पे देखते हैं कि देखो इसमें कोई एलिमेंट तुमको दिया नहीं है, ठीक, कोई भी एलिमेंट तुमको गिवन नहीं है। जो भी एलिमेंट तुम लेने वाले रहोगे वो पूरे के पूरे सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वेरिएबल के जैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू b, मतलब x कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है जो कि b को बिलोंग कर रहा है। अगर x b को बिलोंग किया हुआ है भाई तो x बिलोंग्स टू b यूनियन a भी तो हो जाएगा, क्योंकि b यूनियन a में वो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे जो b में है। क्लियर? तो इस बेसिस पर अगर देखोगे तो सेम एलिमेंट, वही एलिमेंट है तो b को भी रिप्रेजेंट, b को भी बिलोंग किया, वही एलिमेंट b के साथ किसी एक और का भी, क्या बोलना चाहिए, किसी और के साथ यूनियन को भी बिलोंग किया हुआ है। तो जब एक एलिमेंट छोटे और एक बड़े वाले सेट को बिलोंग कर रहा होगा तब के केस में बड़े वाले सेट का छोटा वाला सेट क्या हो जाता है, सबसेट। ठीक है, तब के केस में बड़े वाला सेट जो रहेगा ये तुम्हारे छोटे वाले सेट का सबसेट बन जाएगा। सो यहां से ये क्या आ जाएगा, B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। ठीक है, तो इस टाइप से वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हुए तुमको इसको प्रूफ दिखाना होता है। ठीक, तो चलो इसको पहले, तीन ही लाइन का, बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, इतना ही लिखना है, इसको पहले नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया? ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहां पे क्या बोल रहा है, ये A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A बोल रहा है। क्लियर? तो यहां पे भी सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब ध्यान देना, अगर कोई सा भी एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा होगा तो वो एलिमेंट इंडिविजुअली दोनों सेट्स को भी बिलोंग करेगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए अगर सेट ए में हम लोग 1 3 5 लिए हैं और सेट बी में मान करके चलो कि 4 3 और 6 लिए हुए हैं, तो इनमें से ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालते तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू 3। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी ये जो आएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 3। तो ये एलिमेंट जो दो डिफरेंट सेट्स के कॉमन हो या इंटरसेक्शन में आता हो वो एलिमेंट इंडिविजुअली ए को भी बिलोंग करेगा और इंडिविजुअली बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो दोनों सेट्स में ही प्रेजेंट था, इसी वजह से ना उसको कॉमन निकाल पाए थे। क्लियर? तो इस हिसाब से x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों को बिलोंग करेगा ये। क्लियर? चलो अब अभी अभी मैंने पहले वाले ये वाले प्रूफ में क्या बोला था कि कोई सा भी एक एलिमेंट, कोई सा भी जनरल एलिमेंट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, कोई सा भी एक जनरल एलिमेंट किन्हीं दो सेट्स को बिलोंग कर रहा है, किन्हीं दो सेट्स को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी उस सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहेगा, तब के केस में बड़ा सेट जो रहता है वो छोटे वाले सेट का सुपर सेट बन जाता है, या फिर छोटा सेट जो है ये बड़े वाले सेट का सबसेट बन जाता है, जो अभी पिछले वाले में बताया था। क्लियर? तो इस बेसिस पे मेरे को बताओ भाई कि ए बड़ा सेट होगा या ए इंटरसेक्शन बी बड़ा सेट होगा, दोनों में से कौन सा बड़ा सेट होगा? ए बड़ा सेट होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ए में से कुछ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। ठीक, तब के केस में ये छोटा सेट हो गया और ये हो जाएगा बड़ा सेट। सो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब समझ में आया उसको कैसे लिखा गया है? वो 3 लाइन का प्रूफ, लेकिन भाई समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा हम एलिमेंट्स लेंगे और उसको कौन से सेट से बिलोंग करवाएंगे, तब जाकर के ये प्रूफ तक पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो ये तुमको अच्छे से दिमाग में आना चाहिए, तभी जाकर के ये 3-3 लाइन वाले प्रूफ बन पाएंगे। हो गया? थर्ड नंबर प्रूफ होगा क्या? लिखा हुआ है A इज सबसेट ऑफ B इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। मतलब ये पार्ट एक तरीके से क्वेश्चन है, समझ लो। A इज सबसेट ऑफ B दे दिया तो वो प्रूफ करके दिखाना है। कोई सा भी एलिमेंट लेना पड़ेगा,
उसको पहले बिलोंग्स टू दिखाना पड़ेगा। ठीक, चलो तो ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हाँ, हो जाएगा क्या? ट्राई हो जाएगा तो ट्राई करके देखो। चलो भाई ऑनलाइन वाले, 2-3 मिनट का टाइम भी बचा हुआ है, जल्दी से ट्राई करो इसको फटाफट। ये भी बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ 3 लाइन का ही है। जो भी आया हुआ रहे, उससे क्या दिक्कत है, पहली बार बनाओगे भाई कुछ मिस्टेक हो भी जाएगा। थर्ड देखो, तो थर्ड नंबर में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो ए को बिलोंग कर रहा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्योंकि क्योंकि ए जो है ये बी का सबसेट है। क्लियर, तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एज वेल एज एक्स बिलोंग्स टू बी। ये दोनों आ गया। बस ये आने के बाद अब अगर x जो है ये a को भी बिलोंग किया हुआ है, x जो है ये b को भी बिलोंग किया हुआ है, मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा भाई, सीधी सी बात। तब के केस में x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये a इंटरसेक्शन b। अब मेरे को बताओ, वहां पे जो रिलेशन तुमको देखने के लिए मिल रहा है, क्या बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b। ठीक, और यहाँ पे x जो है वो b को भी बिलोंग किया, x जो है ये a को भी बिलोंग किया, और x जो है ये a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग किया। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ही होगा, तभी जाकर के ये बिलोंग किया हुआ है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आ जाएगा ए, सीधा। ठीक, तो बस इतना ही लिखना था, बहुत ज्यादा कुछ हैवी लेवल का था नहीं। और इसके बाद भाई ये हो गया तुम्हारा आज के लिए सारे क्वेश्चंस। कल तुम्हारा मे भी फाइनल क्लास रहे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और देखते हैं कल कितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे, जितने हो पाएंगे कल निपटा देंगे उसको। और यहाँ पे और ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि अब यही चीज हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी देखना है, सेट्स वगैरह हमको नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में भी देखना है। और फिर भाई जब 12th में पहुंचोगे तो भी इसके बारे में तुमको डिटेल लेकिन जितने भी हम लोगों ने टर्म्स यहाँ पे देखे हुए थे, सारे टर्म्स के यूजेस तुमको आगे में करने हैं। तो एक भी चीज तुम्हारे दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, अदरवाइज रिलेशन नहीं समझ में आएगा, रिलेशन नहीं समझ में आएगा तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे बेसिक लेवल का आएगा सेट्स, सेट्स के बाद फिर आ जाता है भाई रिलेशन। सेट समझे रहोगे तो रिलेशन समझ में आएगा। अब रिलेशन भी जो निकालना है वो तुमको कैसे निकालना है, ऐसे इंसानों का थोड़ी रिलेशन निकालना है, कौन भाई है कौन बहन है, उस बेसिस पे तुमको दो गिवन डिफरेंट सेट्स के बीच में रिलेशंस बताने। और रिलेशन का एक स्पेसिफिक टाइप होता है, या जब हम लोग किसी एक रिलेशन में स्पेसिफिक कंडीशन लगा देते हैं तब फिर बन करके आता है वहां से फंक्शन। क्लियर, तो भाई ये तीनों ही जो चैप्टर्स है ये तुम्हारे लिए, मतलब ये तीनों ही इंटर रिलेटेड होता है। पहले वाले तुम्हारे समझ में आएगा तभी जाकर के आगे समझोगे। अगर थोड़ा मोड़ा डाउट रख के आगे चलोगे भाई तो आगे में तुमको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, सीधी सी बात। क्लियर, एक तो थ्योरी होने की वजह से आधा ऐसे ही पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि आधे चीजों को तो हम लोग को स्टेटमेंट में दिखाना होता है। ठीक, और नंबर और मैथ में हम लोग को नंबर सॉल्व करने का आदत है भाई। एक बार वो पिछले वाले क्लासेस में तुम्हारे 9th-10th में यूक्लिड ज्योमेट्री था, वो तो सबसे कचरा लगता होगा उस टाइम पे, क्योंकि एक ही चैप्टर ऐसा था जहां पे थ्योरी देखना पड़ता था। और उसके बाद सेकंड कचरा सब्जेक्ट कचरा चैप्टर जो था वो ट्रायंगल लगता होगा। ठीक, क्योंकि उसमें भर भर करके लिखना ही है। तो मैथ्स बोलने का मतलब हम लोग का आदत हो चुका है कि नंबर ही दिखे। अगर स्टेटमेंट दिखना चालू हो जाता है मैथ सब्जेक्ट में फिर बोर लगना चालू होता है। क्लियर, हालांकि ये जो चैप्टर है ये स्टेटमेंट वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत ज्यादा बोरियत में लेकर के नहीं चलेंगे। क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आएंगे भाई जो एग्जाम में पूछने लायक भी हो और तुमको सॉल्व करने में भी ठीक ठाक फील हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। अब आगे का क्लास जो रहेगा ये कल कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है ये कल कंप्लीट कर ले। ठीक, चलो।